द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंध की क्लास में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है कॉरपोरेट कम्युनिकेशन या निगम संचार। निगम संचार यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अंतर्गत जहां पर कई बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है। मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है वो संचालक मंडल होते हैं, वो प्रबंधकीय कार्य करते हैं, जहाँ पर उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध, निम्न प्रबंध के साथ साथ कार्य करने वाले श्रमिक, सुपरवाइजर, आदेश निर्देश की श्रृंखला, इन सब प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाते हुए कार्य किया जाता है या व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो इन बड़े बड़े निगमों में किस प्रकार से संचार किया जाता है, किस प्रकार से विचारों या तथ्यों या भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है जिससे सही व्यक्ति को सही सूचना सही अर्थ के साथ पहुंच सके, इसके बारे में हम आज निगम संचार में अध्ययन करेंगे। निगम जहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, कहीं लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसके अंतर्गत जो संचार किया जाता है वह है, उसे हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है संबंधों के आधार पर संचार, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस। बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं या फैक्ट्रियाँ होती है, बड़े बड़े जो निगम होते हैं, वहाँ पर जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके मध्य औपचारिक और अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। औपचारिक संबंध वह होता है जो संस्था द्वारा कार्य करने वाले जो उच्च प्रबंध है उनके द्वारा मध्य प्रबंध और निम्न प्रबंध के मध्य या कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के मध्य पदों के अनुरूप संप्रेषण या संवाद या सूचनाएं प्रेषित की जाती है। और अनौपचारिक संबंध वो है जो किन व्यक्तियों के मध्य उनके सामाजिक संबंधों के आधार पर या उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं के आधार पर बनते हैं। तो सबसे पहले है औपचारिक संचार। औपचारिक संचार जो है वह जैसे कि संबंधों के जिसके अंतर्गत कर्मचारी के मध्य उनके दायित्वों के अनुरूप जो संचार का मार्ग व निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप होता है, यह व्यक्तियों के बीच उनके पदों के आधार पर होने वाला संचार है। यह एक संगठन में अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य जो उनके पद के कारण जो उच्च प्रबंध के द्वारा उनको कानूनी संबंध सौंपे जाते हैं, उनकी संगठन में उनकी स्थिति, उनके कर्तव्य, अधिकार और दायित्व जो पहले से तय किए गए हैं, जैसे जनरल मैनेजर सहायक उप मैनेजर को आदेश या निर्देश देता है, तो यह औपचारिक संबंध होगा। और औपचारिक सूचना या संप्रेषण का इसमें संप्रेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत एक अधीनस्थ अपने से ऊपर के अधिकारी के आदेश को मानने के लिए बाध्य होता है और वह यदि आदेश को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश निर्देश देते हैं, सूचनाएं, नीतियां, नियम, कार्यक्रम, मूल्यांकन आदि के रूप में औपचारिक संदेश देते हैं और अधीनस्थ अपने अधिकारियों के पास रिपोर्ट, शिकायतें आदि औपचारिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। औपचारिक संदेश प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत नियमानुसार ही किए जाते हैं। इस प्रकार जब एक संप्रेषणकर्ता और दूसरा संप्रेषण प्राप्तकर्ता के मध्य जब औपचारिक संबंध हो तो उनके मध्य जो संवाद, जो सूचनाएं, जो विचार या जो संस्था से संबंधित जो भी कार्य किया जा रहा है उससे संबंधित जो भी सूचना या बातचीत औपचारिक संचार कहलाता है। औपचारिक संचार प्राय लिखित में ही होते हैं। ये स्थायी आदेश, वार्षिक प्रतिवेदन तथा पत्रिकाओं के माध्यम से भी किए जाते हैं। औपचारिक संचार को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है या संचालक मंडल का जो प्रबंधक है वह मार्केटिंग या विपणन निर्देशक या फाइनेंस डायरेक्टर या वित्त के संचालक, उत्पादन प्रबंधक या प्रोडक्शन संचालक या शोध एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट संचालक को लिखित रूप में आदेश दे सकता है। ये मार्केटिंग संचालक जो होता है वह आगे सेल्स मैनेजर को या विक्रय प्रबंधक को, विज्ञापन प्रबंधक को या एडवर्टाइजमेंट मैनेजर को संदेश भेज सकता है। एडवर्टाइज मैनेजमेंट आगे प्रोजेक्ट सुप्रिटेंडेंट को संदेश भेजेगा। इसी प्रकार से सेल्स मैनेजर आगे असिस्टेंट मैनेजर रिटेल, थोक या फुटकर जो रिटेल के जो मैनेजर हैं, सहायक मैनेजर हैं, उनको या होलसेल जो मैनेजर है उनको संदेश पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से फाइनेंस डायरेक्टर या वित्त संचालक जो होता है वह मैनेजर को या सहायक मैनेजर को और हेड मैनेजर को या कैशियर तक सूचनाएं पहुंचाता है। प्रोडक्शन का जो डायरेक्टर है वो प्लांट मैनेजर को, संयंत्र प्रबंधक को या उसके सहायक प्रबंधक को या प्लांट ए, प्लांट बी के सहायक प्रबंधक को अपनी सूचना पहुंचाता है। डायरेक्टर शोध एवं
विकास या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वह अपने आगे अपने प्रबंधक या उसके सहायक मैनेजर तक सूचना या सूचनाओं का संप्रेषण करता है। यह है औपचारिक संचार। औपचारिक संचार के क्या विशेषताएं हैं? यह संदेश लिख कर दिया जाता है। इसमें अधिकतर सोची समझी सूचनाओं का ही आदान प्रदान किया जाता है। इसमें संगठन में बनी अधिकारियों की जो ऊपर से नीचे जो पद श्रृंखला है उनके आधार पर सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। इस संचार में जो विषय सामग्री है वह पहले से ही तय की जाती है। इसमें जो संचार होता है वो व्यक्तियों के बीच न होकर उनके द्वारा धारित पद की स्थिति के आधार पर किया जाता है। औपचारिक संचार के लाभ। औपचारिक संचार से आदेश की एकता का लाभ होता है। इसमें अधिकारी की पद स्थिति कायम रहती है और वह अपने सहायकों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए संदेश को नीचे वाले अधिकारी को मानना पड़ता है या उसके आदेश की पूर्ति करना अनिवार्य होता है। यह एक उचित एवं प्रभावशाली संचार है। इसमें विभिन्न आदेश निर्देश दिए जाते हैं। संदेश की भाषा, उनकी व्याख्या, इनका ध्यान रखा जाता है। यह एक निश्चित तथा नियोजित संचार होता है क्योंकि इसमें लक्ष्य के अनुरूप ही संवाद या विचार या विनिमय या संदेश को तैयार किया जाता है। यह एक नियंत्रणीय संचार है। इसमें संचार की दिशा, प्रकृति आदि पर संस्था के प्रबंधों का पूर्णतः अधिकार रहता है। इस संचार में सूचना के स्रोत की भी जानकारी रहती है जिससे अफवाह व भ्रम की स्थिति नहीं फैलती है और यह लिखित में होता है तो कार्यालय में एक प्रमाण के रूप में भी रहता है। लेकिन औपचारिक संचार के कुछ दोष भी है, जिसमें पहला है कि इसमें सूचनाओं का निरूपण अलग अलग हाथों में जाने के बाद कुछ सूचनाएं इसमें नष्ट हो जाती है। उच्च स्तर से नीचे स्तर तक हर स्तर पर भेजी जाने वाली सूचनाओं की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि प्रबंधकों द्वारा इनकी कटनी छटनी करनी पड़ जाती है और कहीं महत्वपूर्ण सूचनाएं अधूरी पहुंचती है। अक्सर हर प्रबंधक को सूचनाएं आगे भेजते समय केवल महत्वपूर्ण सूचना को ही आगे भेजे जाने का कार्य किया जाता है। दूसरा, औपचारिक संचार में सूचनाएं इतने ज़्यादा स्तर से होकर गुजरती है कि सही अधिकारी तक पहुंचने में न चाहते हुए भी बहुत देर लग जाती है। फलस्वरूप उन पर तुरंत सही कार्यवाही नहीं की जाती है और मूल सूचना संदेश भी प्रभावित होता है। तीसरा, इसका जो महत्वपूर्ण दोष है वह है कि इसमें यह उच्च प्रबंध से नीचे संगठन तक जाते हैं तो इसमें सहजता नहीं होती है। यह औपचारिक संबंधों के कारण होती है जिसके कारण कर्मचारी पूरा उत्साह भी नहीं दिखाते हैं और सूचना को पूरी करने में भी देरी करते हैं। इस औपचारिक संचार के अंतर्गत उच्च अधिकारियों के कार्यभार में वृद्धि होती है। इसमें उच्च अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें अपने सामान्य कारोबार के अलावा अन्य ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का भी कार्य करना पड़ता है जिनका संगठन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। कभी कभी प्रेषक व प्रेषित के मध्य पद स्थिति संबंधी अवरोध होने के कारण भी संदेश पूरा नहीं होता और यह लिखित होते हैं तो कुछ सामान्यतः यह खर्चीली पद्धति भी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है निगम संचार के अंतर्गत संबंधों के आधार पर वह है अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार जो जिस निगम या कारखाना या जो संस्था है या संगठन है वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य उनके औपचारिक संबंधों के कारण उनके मध्य जो संबंध होते हैं, जो औपचारिक संबंध बनते हैं वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंध, भावनाएं, धर्म, क्षेत्र, भाषा, रीति रिवाज, जाति, पसंद व नापसंद, मान्यताएं आदि के आधार पर जो उनके अनौपचारिक संबंध बनते हैं कार्य करने वाले सहकर्मियों के, उन संबंधों के आधार पर जब वो अपने विचार या भावनाएं एक दूसरे को कहते हैं तो वो अनौपचारिक संचार कहलाता है। तो एक निगम में अनौपचारिक संचार भी होता है जो कि आपसी व्यक्तिगत व सामाजिक संबंधों के साथ बनते बिगड़ते रिश्तों के अंतर्गत प्राप्तकर्ता के संबंधों के आधार पर जो संवाद, जो सूचनाएं, भावनाएं, गप अफवाहें भेजी जाती है वह अनौपचारिक संचार कहलाता है। इसमें इशारा, सिर हिलाना, मुस्कुराना, क्रोधित होना आदि होता है। यह जैसे डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, वित्त प्रबंधक, मार्केटिंग प्रबंधक, प्रोडक्शन डायरेक्टर, इनके मध्य काम करने वाले औपचारिक संबंधों के आधार पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य जो संप्रेषण होता है वह अनौपचारिक संप्रेषण होता है। इसमें इसकी विशेषताएं, इसमें आमने सामने बैठकर बातचीत के द्वारा संप्रेषण होता है। इसमें अफवाहें और गलतफहमियां ज़्यादा होती है। यह तेज़ी से फैलता है और यह निकटतम तथा आपसी संबंधों के आधार पर ही यह संप्रेषण किया जाता है।
इस अनौपचारिक संप्रेषण के लाभ, यह एक तेज और लचीला माध्यम है। इसमें पद, स्थिति, आदेश को ध्यान में न रखकर संबंधों के आधार पर सूचना प्रसारित की जाती है और ये कानों कान फैलता जाता है। इस संप्रेषण के द्वारा कर्मचारियों की जो निजी राय है वह उनका अनुमान लग जाता है और सही नीतियाँ बनाने के लिए सूचना एकत्रित की जाती है। इस संचार में संदेश प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता के बीच सहयोग तथा सद्भावना की भावना के विकास को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है। इसके दोष है, इसमें गलतफहमियां ज़्यादा होती हैं। अनौपचारिक संचार के अंतर्गत ज़्यादातर कानों कान बातें फैलती है और इसमें सच कम और लाग लपेट या झूठी बातें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें असुरक्षा की भावना होती है। लापरवाही, पूर्वाग्रह, मतभेद, गलतफहमियों आदि के कारण इसमें कुछ गलत सूचनाएं भी भेजी जाती है। असंगठित संचार होता है। यह अनौपचारिक संचार उनके आपसी संबंधों के कारण होता है। तो इस संचार में यह भी डर रहता है कि कार्यवाही से संबंधित प्रबंधक प्रभावित होगा या नहीं। कोई कार्यवाही से संबंधित आदेश तो दिए गए नहीं हैं, कर्मचारी अपने निजी संबंधों के कारण ही ऐसे संचार करते हैं और इस प्रकार के संचार को नियंत्रण करना कठिन है, क्योंकि न तो इसका आदि और अंत मालूम किया जाता है, क्योंकि लिखित में भी नहीं होता है और आपसी संबंधों के आधार पर होता है। तो इस प्रकार निगम संचार के अंतर्गत हमने औपचारिक